एकदम जोश में और उत्साह में नजर आए। अब देखिए, कहाँ से आए आप लोग? यहीं से महेश तला। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। कैसा लग रहा है नई सरकार? बहुत अच्छा लग रहा है, रामराज आ गया है। रामराज आ गया है। एकदम बहुत एनर्जेटिक है। आप देखिए, सब जगह हर जगह आपको भगवा और कमल के झंडे दिखाई देंगे। सत्ताएं देखिए, हर स्टेट में परिवर्तन होती है, लेकिन आपको ऐसा ये जो शपथ समारोह ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ऐसे लग रहा है लोग आजाद हुए, एक तरह से एक बंदी से आजाद हुए, सब खुले में सांस ले रहे हैं। बहुत एनर्जेटिक। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। और खून नहीं होगा, मांग में सिंदूर, हाथ में सागर नहीं टूटेगा। जो हुआ तो आजाद हो गया। आजाद हो गए। आजाद हो गया। सबसे बड़ी बात ये कि बंगाल में भगवा सरकार का आधिकारिक गठन हुआ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती के दिन। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक परिवर्तन हो चुका है। बंगाल में शुभेंदु सरकार ने शपथ ले ली है। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि ये पूरब में राष्ट्रवाद का पुनर्जागरण है। वैसे भी बंगाल को भारतीय पुनर्जागरण की धरती कहा जाता है, जिसने नई विचारधारा का स्वागत खुले मन से किया, लेकिन अपनी सांस्कृतिक चेतना को भी सबसे ऊपर रखा। बंगाली मानुष ने जिसको भी मौका दिया, भरपूर दिया। बंगाल का मन, मिजाज और अंदाज भगवा है। इतिहास के बदलने के साथ ही बदल चुका है कोलकाता के ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग का रंग। शुभेंदु सरकार का हेडक्वार्टर इसी ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग में होगा। अंग्रेजी शासन से लेकर लेफ्ट के शासन तक जिस राइटर्स बिल्डिंग की तूती बोला करती थी, अब उसी बिल्डिंग पर भगवा रंग चढ़ चुका है। अब बदलाव जो है यहाँ की जनता भी महसूस कर रही है। और प्रधानमंत्री ने जब ब्रिगेड मैदान के अंदर क्राउड को देखा, उनको नमन किया और उसके बाद जनता से जो उनका पर्सनल कनेक्ट था वो साफ तौर पर दिखाई दिया है। तो ये एक बड़ी चुनौती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए वेस्ट बंगाल में सरकार बनाना। और पिछले 7-8 सालों से बीजेपी के तमाम बड़े नेता लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये सपना साकार हुआ है, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जनता का मिला है, तो वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। अगर पश्चिम बंगाल के सत्ता की तस्वीर को देखें तो बंगाल में 1947 से 1977 तक 2 खंडों में कांग्रेस की सरकार रही, जिसने बंगाल के भीतर करीब 30 साल शासन किया। इसके बाद वाम मोर्चा की बारी आई, जिसने 34 साल तक एक तरफा राज बंगाल पर किया। इसमें 23 साल तक ज्योति बसु मुख्यमंत्री रहे और फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य ने 11 साल शासन किया। फिर 2017 में बंगाल की कमान लेफ्ट से मोर्चा लेती ममता बनर्जी के हाथ में आ गई। ममता ने 2017 से लेकर 4 मई 2026 तक 15 साल बंगाल की सत्ता संभाली। और अब बंगाल में कभी भी भगवा सरकार न बनने के कथित सेकुलरों और लिबरल गिरोहों के तमाम भविष्यवाणियों को ध्वस्त करते भगवा लहरा रहा है। शुभेंदु सरकार आ चुकी है। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी इस बार तो शुभेंदु दा ने आपके घर में आकर हराया है। बंगाल की धरती और आकाश में भगवा गुलाल उड़ रहा है। लंबे वर्षों की प्रतीक्षा, परिश्रम ने प्राण सिद्ध किया है। बीजेपी के लिए ये एक ऐसे स्वप्न का सिद्ध होना है जो स्वप्न जनसंघ के रूप में उसकी नींव रखने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। आज
भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है, और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। बीते 20 सालों में बंगाल के भीतर बीजेपी पर भरोसे का ग्राफ कैसे बढ़ा, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2016 में बीजेपी के पास सिर्फ 3 विधायक थे और टीएमसी के पास 211। 5 साल बाद यानी 2021 में बीजेपी ने जबरदस्त छलांग लगाई और लेफ्ट कांग्रेस को पस्त करते हुए बंगाल की दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। बीजेपी के 77 विधायक जीते और 2026 आते आते बीजेपी की तपस्या सिद्ध हुई। 77 की संख्या 207 हो गई। यानी बंगाली मां माटी मानुष ने दीदी से ज्यादा भरोसा बीजेपी और ब्रांड मोदी पर किया और दीदी सत्ता से बाहर हो गई। 7 तारीखे तृणमूल आरामबाग जितुक बा हारुक, আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। तो क्या बंगाल में ममता के राजनीतिक गणित को ऐसे लफाजियों और धमकियों ने बिगाड़ दिया? दरअसल बंगाल के चित्त से ममता ब्रांड राजनीति के गिर जाने की घटना की कोई एक वजह नहीं रही। एक्सपर्ट कहते हैं कि अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के तमाम नेताओं के बिगड़े बोल, टीएमसी कार्यकर्ताओं के बेखौफ सिंडिकेट्स और मोदी विरोध में ममता के बंगाल को विकास से काट देने की राह और मुस्लिम वोट बैंक का तुष्टीकरण भी बंगाली मानुष में भरते गए अविश्वास की एक बड़ी वजह रही। ममता बनर्जी से लेकर उनके सियासी कारिंदे तक मोदी और बीजेपी को बाहरी बताते रहे। 2021 के चुनावों में भी मां माटी मानुष के इमोशनल कार्ड के जरिए महीन कारीगरी ममता ने की और सफल रही। ममता और उनकी पार्टी के कारिंदे मोदी और बीजेपी को बंगाल और बंगाली हेटर्स तक बताने की कोशिश हर मंच से करते रहे। This BJP is basically a Bengali hater. Bengali hater. That is the reason. That is the reason. That is the reason Vidyasagar statue is broken. That is the reason Ram Mohan Rai has been seriously criticized. And that is the reason our Honorable Prime Minister speaks Bankim Da. जब जन्म हुआ था बंकिम चट्टोपाध्याय का, मोदी जी का 3 जनरेशन का पहले उनको भी दादा बोल देते हैं। लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की बात करने वाली टीएमसी की कथनी और करनी का फर्क बंगाल की जनता ने देखा। जब वंदे मातरम गीत को न गाने को लेकर संसद से लेकर सड़क तक खूब सियासी नौटंकियां हुई और टीएमसी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में मोदी सरकार को ही कोसने में लगी थी।
लेकिन वंदे मातरम का पूरा गाना कभी नहीं लिया था। ओनली रविंद्रनाथ टैगोर ने कुछ लाइन, सिलेक्टेड लाइन तैयार किया था, उसी का ऊपर में वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग एक्सेप्टेड हुआ था। अरे तुम नेताजी को पसंद नहीं करते, गांधी जी को नहीं करते, राजा राम मोहन रॉय को नहीं करते, तो किसको पसंद करते?